Okay, so good morning, students. Today we'll be continuing with the first chapter, Science, Crop Production and Agriculture. Okay. तो हमने आई थिंक इरिगेशन से पहले पूरा कंप्लीट कर लिया था. लास्ट पीरियड वाज आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ओके, सो टुडे विल बी डूइंग एंड विल बी स्टार्टिंग विद इरिगेशन. आज एक काम करते हैं, आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं. ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे बिकॉज अब एज सच इतना कुछ है नहीं और जो है इजी है. ठीक है, तो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुडे. ओके, सो लेट्स बिगिन. Irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. मतलब बेसिकली पानी सबको चाहिए होता है, सारे जीव जंतुओं को चाहिए होता है. वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स के लिए. वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crops growth. Field have to be watered regularly. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा ना वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास सारे पॉइंट्स इसमें दे दिए हैं उसने. वाटर जो है प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वो, और जो है ना पानी के साथ साथ आपका क्या होता है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं ना, सीड में मिनरल्स होते हैं, सॉइल में फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं, वो भी साथ के साथ अब्जॉर्ब होता है. बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. प्लांट कंटेन तुम्हारा प्लांट में नियरली 90% पानी होता है. ठीक है, उसकी बॉडी में. बहुत असेंशियल क्यों है? जर्मिनेशन के लिए. अब पता है, अब तुम बोलोगे जर्मिनेशन, अब वैसे तो आई थिंक तुम्हें पता होगा, पर जर्मिनेशन जैसे देखा है, अगर हम चने के जो चने होते हैं हमारे घर में काले वाले छोटे, उनको भिगो के रखते हैं तो कुछ दिन बाद उनमें से क्या होता है कि एक छोटी सी वो मतलब व्हाट यू कॉल इट, वो फूटना शुरू करता है और वो पौधा बनना शुरू करते हैं. मतलब छोटी सी कली आती है उनसे. ठीक है, तो उसे जो बोलते हो ना तुम जर्मिनेशन बोलते हो, वहाँ से पौधा उगना शुरू होता है. तो वो जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम पानी नहीं देंगे, सूखे में रखेंगे, तो वो सूख जाएंगे. अनफेवरेबल जैसे वो चने होते हैं, वो उस टाइम पे सूखे हुए होते हैं, उन्हें तुम पानी देते हो तभी तो वो मतलब ऐसे भीगते हैं, गीले होते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद फूटते हैं, तो छोटे छोटे से पौधा निकलने को होता है उसमें से. ठीक है, अब ये हो गया. और उसके बाद तुम्हारे क्रॉप को जो होता है वो बहुत फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. अब क्या होता है, बहुत गर्मी भी हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा एक हमें भी गर्मी लगती है कभी बार, तो हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं, तो उससे हमें अच्छा फील होता है ना. तो वैसे प्लांट्स के साथ सेम चीज़ होती है. ठीक है, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हेल्दी, अगर तुम्हें मतलब अच्छी क्रॉप चाहिए, हेल्दी क्रॉप चाहिए, तो तुम्हें मॉइस्चर उसका मेंटेन करना पड़ेगा. वही चीज़ पानी बहुत हेल्प करता है करने में, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स मॉइस्चर. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. ठीक है, अब जो हम पानी को टाइम टू टाइम सप्लाई करते हैं ना पौधों को, ऐसा तो है नहीं पूरे दिन हम सप्लाई कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, 10-10 दिन में कर, ऐसा नहीं है. एक स्पेसिफिक टाइम है हर क्रॉप का कि आपको कितना पानी देना है, किस हिसाब से देना है, कितना मतलब कितने घंटों में देना है, कितने दिन में देना है. ठीक है, तो वो उस हिसाब से जब हम देते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स पे देते हैं ना, उस चीज़ को आप बोलते हो इरीगेशन. ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. ये मैंने बताया, पौधे से पौधे पे डिपेंड करता है. कब एक्चुअली क्या होता है, राइस को बहुत पानी चाहिए होता है. राइस तो उगते भी मेनली पानी में ही है, उन्हें जब डाला जाता है, बोआ जाता है. ठीक है, तो क्रॉप टू क्रॉप पे तुम्हारा सीज़न कौन सा चल रहा है. अगर बारिश का सीज़न है तो आप कम पानी दोगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी तो मिल ही रहा है ऑलरेडी भी. ठीक है, समझ रहे हो. सीज़न टू सीज़न आप दोगे, गर्मी है तो ज़्यादा पानी दोगे, ठंड है तो नॉर्मल पानी दोगे, ऐसे होता है. सीज़न टू सीज़न सॉइल पे भी डिपेंड करता है. अगर सॉइल वैसी वाली सॉइल है, क्ले ही है, तो जो ज़्यादा पानी अब सूख सकती है, तो आप उतना पानी दोगे कि कितना पानी सूखेगी, तो उस हिसाब से है. ठीक है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कितना पानी और कैसे देते हैं. In summers, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and its leaves? अब वो वही बोल रहा है जो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि गर्मियों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है. क्यों देना पड़ता है, तो उसने रीज़न भी आगे खुद ही दे दिया है, बट वो पूछ रहा है. उसने बोला कि क्योंकि इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है. अब हम पानी रखेंगे, हम एक मान लो एक पतीले में पानी भर के बाहर रख दें गर्मी में, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वो पतीला खाली मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, पानी उड़ चुका होगा. इवेपोरेशन उसी को बोलते हैं. तो इवेपोरेशन होता रहेगा, पौधे जल्दी सूखते रहेंगे,
तो उस वजह से हमें पानी चाहिए होगा, तो वही चीज़ है, वो सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में हम ज़्यादा पानी देते हैं, याद रखना है बात। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन पे आओगे तो सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। वेल्स जो होते तुम्हारे ये हो गए, क्या बोलते हैं तुम्हारे, कुआं। ट्यूबवेल्स जो तुम्हारे आई थिंक क्या होता है ये ट्यूबवेल्स हाँ, तो ये ट्यूबवेल हो गए तुम्हारे जो समरसीबल टाइप्स होते हैं। पॉन्ड्स हो गए, लेक्स, रिवर्स, नदियाँ, डैम्स, कनाल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन है, जहाँ से पानी मिलता है देने के लिए पौधों को। अब आते हैं, देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड। अब क्या होता है, अलग अलग जगह से चीज़ें उठाई जाती हैं। अब वेल से उठा रहे हो, ट्यूबवेल से ले रहे हो पानी और उनको अलग अलग रीजन्स में डाल रहे हो। जैसे देख रहे हो, ये किसान है, इसने यहाँ से पानी निकाला कुएं से और फिर इसने वहाँ पे ना ऐसे मतलब एक ऐसे रास्ता सा बना दिया है जो उसकी फील्ड तक जा रहा है या फील्ड के पास ही है, तो वहाँ पे वो पानी डालता जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, खेतों में छोटे छोटे रास्ते बना दिए जाते हैं, तुम लोगों ने देखे भी होंगे, तुम्हें पता भी होगा। तो वहाँ पे डालते हो पानी, तो वहाँ से सीधा सब में पहुँच जाता है, वो हर जगह पहुँच जाता है पानी, ठीक है। तो ये उसी चीज़ का एक तरीके से पिक्चराइजेशन उसने दिखाया हुआ है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। कैटल भी यूज़ होता है, कैटल मतलब काउ, बफेलोज, ये सब भी यूज़ होता है। ह्यूमन लेबर इंसानी जो मतलब इंसान भी यूज़ किए जाते हैं इस काम के लिए। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये जो है सस्ते तो हैं मेथड, पर एफिशिएंट नहीं है उतने। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पहला जो है पुली सिस्टम देखेंगे। सेकंड चेन पंप हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा तीसरा है ढेकली, एंड चौथा है राहत, लीवर सिस्टम जो है। तो ठीक है, हम देखते हैं। पहला ये चेन पंप दिखाया हुआ है, दूसरा ये ढेकली दिखाई हुई है कि कैसे होती है, ये अभी राहत सिस्टम भी दिखाया हुआ है इसमें। अब एक एक करके एक बार आई थिंक ये पढ़ना है हमें, या वैसे आई थिंक उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, उसमें से पिक्चर्स दी हुई है हमें, है ना। हाँ, तो पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स यूज़ होते हैं पानी को उठाने में, लिफ्ट अप करने में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारा बायोगैस, डीजल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं पम्प्स को चलाने के लिए। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन देखे जाएँ तो दो ही हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये पानी को इकोनॉमिकली मतलब क्या होता है कि पैसा, मतलब हमारा पैसा भी सही अमाउंट में यूज़ हो और उतना मतलब हमें काम भी हमारा, ठीक है। तो जो मेथड्स थे और फिर अब पहला जो मेथड है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। क्या होता है कि ये जो सिस्टम है तुम्हारा जो है अनइवन लैंड, मतलब ऊपर नीचे जो जैसे होता है, ये देखो ऊबड़ खाबड़ सा जो तुम्हारा फील्ड है उसमें ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है जहाँ पानी अवेलेबल ना हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, ये देखो ये ना, ये तुमने नोटिस किया होगा तो शायद, इसके क्या ऊपर पानी लगा, ये पाइप जा रहा है ऊपर और उसके ऊपर ना रोटेटिंग टैप है जिससे पानी निकलेगा ना, तो वो फुब्बारे की तरह ऐसे 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 मतलब रोटेट करेगा, ठीक है। द perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it's raining. Sprinkler is very useful and in the sandy soil. अब वो पता है क्या कह रहा है, एक ना मेन पाइप है, देखो ये मेन पाइप है, यहाँ पे ये पंप है, पंप पानी ऊपर खींच रहा है, पाइप से पानी जा रहा है ऐसे, समझो सारे स्प्रिंकलर्स में पहुंचा ऐसे करके, और स्प्रिंकलर के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स है, वो पानी उसने ऐसे ऐसे करके निकाला और फेंका सारी क्रॉप्स में, तो ऐसा लगता है बारिश हो रही है, ठीक है। और तुमने आई थिंक देखा भी होगा, धीरे 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 होता है लेकिन अच्छा होता है ये, ठीक है, पानी देने के लिए इट्स गुड फॉर इरीगेशन। अब ये ड्रिप सिस्टम देखते हैं। इन द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। अब इसमें क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है डायरेक्टली जहाँ पे रूट्स होती है ना पौधे की, वहाँ पे। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, तभी इसे ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है जब तुम पौधे मतलब फल वगैरह उगाते हो गार्डन्स और ट्रीज़ में देने के लिए पानी, उसमें ये बहुत अच्छी मतलब टेक्निक मानी जाती है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये जो सिस्टम है ये प्लांट्स को पानी देता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी।
इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये वहाँ पे बहुत तगड़ा मतलब इसका ना फ़ायदा होता है, जहाँ पे मान लो कि बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमें ऑब्वियसली हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो वहाँ पे इसमें क्या है, कम पानी भी यूज़ हो रहा है और ये बहुत एफिशिएंट भी है क्योंकि डायरेक्टली रूट्स को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड है, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमने स्प्रिंकलर वाला पढ़ा था उसमें वो सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट था, ये याद रखना। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो बताया था मैंने, द अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं साइड में हमारे क्रॉप्स वगैरह के साथ और उन पे ही फीड करते हैं, उन्हें ही खाते हैं, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड, सॉ देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। यहाँ से आओ, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। बताया था मैंने अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स जो तुम्हारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इनको रिमूव करना इज कॉल्ड वीडिंग प्रोसेस, जो इन्हें हटाने को बोलते हैं ना, उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crops plants for water, nutrient, space and light, thus they affect the growth of crops. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अभी कह रहे कि वीड्स हटाना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। एक तो ये compete करना शुरू कर देते हैं, इनको अपनी जगह चाहिए, ये उसी पे फीड करते हैं, उन्हीं के साथ compete करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी इन्हें चाहिए, इन्हें पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे क्रॉप्स को सारा चीज़ें मिल सके, वरना ये उनकी वो भी चीज़ें शेयरिंग करनी शुरू कर देते हैं। और कभी कभार तो ये पॉइजनस भी होते हैं, तो एनिमल्स अगर बाई चांस उनको खाने आए, उन्हें खा ले, तो उनकी भी डेथ हो सकती है और इंसानों के लिए भी पॉइजनस होते हैं, तो इनको मारना या हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। काफ़ी सारे किसान जो है मेथड यूज़ करता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ठीक है। क्या होता है कि जो हम ये तुम्हारी सॉइल को मैंने बताया था ना, क्या बोलते हैं उसे, ऊपर को उठाते हैं जब प्लो वगैरह चलाते हैं, उसके बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं ना अपनी, तो उसके टाइम पे जब सॉइल को ऊपर उठाते हैं तो उससे भी चीज़ें होती है कि जो भी मतलब ऊपर टांग से बीज वगैरह पड़े हुए होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो ऊपर आ जाते हैं और वो वॉश आउट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, मतलब वही उनके रूट्स ऊपर आ जाते हैं और वो वीड्स को मारने में हेल्प करते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, तो वो ड्राई अप होकर मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। इनका बेस्ट टाइम है रिमूवल ऑफ वीड्स का जब वो उससे जिससे मतलब इन्हें तभी हटा देना चाहिए उससे पहले कि ये अपने फूल देना शुरू कर दें या फिर अपने बीज जो हैं देना शुरू कर दें, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। अब मैनुअल मतलब क्या होता है कि जो आदमी की लेबर लगती है ना, उसके रिमूवल जो है वो फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स भी मतलब होता है उसमें। अपरूटिंग या फिर कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, उनको वहीं पे हाथ से ही काटना या उन्हें हटाना, उखाड़ना। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अपरूटिंग वीड्स। खुरपी जो होती है तुमने देखी होगी, एक मतलब छोटा सा इक्विपमेंट होता है, उसे ऐसे खोदो तो वो ऊपर को निकलते हैं मतलब पौधे वगैरह, तो वो चीज़ यूज़ होती है। और एक सीड ड्रिल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब ड्रिलिंग तो तुम्हें पता ही होगा, उससे क्या होता है कि वहाँ सॉइल में डालो, ठीक है, तो वो ऊपर को आ जाते हैं वीड्स, तो वो सब यूज़ होता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। अब इसमें वीड्स को मारने के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। इन्हें ना पूरे फील्ड पे स्प्रे कर दिया जाता है। अब जहाँ जहाँ वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन इनका क्रॉप पे कोई नुकसान नहीं होता, ये क्रॉप को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते। और ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2,4-D, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि 2,4-D इज़ द वीडीसाइड। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a spray. अब ऑब्वियसली क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल, तो इसमें पानी मिलाया जाता है, इसे डाइल्यूट किया जाता है जितने भी हिसाब से इसकी ज़रूरत होती है, और उसके बाद इसको पूरी क्रॉप फील्ड में स्प्रे किया जाता है। देखो ये स्प्रे करते हुए उसने पोर्ट्रे किया हुआ है पिक्चर में। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये उसने बताया कि वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले हम स्प्रे कर देते हैं, मतलब फूल आने से पहले और उसकी बीज उगने से पहले हम पहले ही ये वीडीसाइड्स स्प्रे कर देते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली। अब ये जो होता है पौधों को तो नुकसान नहीं पहुँचाता, पर ये ना इंसानों को बहुत नुकसान, क्योंकि केमिकल है, कोई भी केमिकल नुकसानदायक है इंसानों के लिए। तो हमें जो किसान है ना उनको
कम मतलब बहुत अच्छे से और केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए ये। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। उन्हें अपने मुंह और नाक को एक कपड़े से कवर कर लेना चाहिए जब वो ये वीडिसाइड जो है स्प्रे कर रहे होते हैं। देखो ये पिक्चर में दिखाया है कि उसने अपना मुंह ढका हुआ है और नाक ढकी हुई है, ठीक है। अब ये हार्वेस्टिंग पे आते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। बताया था मैंने उस दिन भी मेरी फर्स्ट वीडियो में, तुम्हें बस शायद मैंने बताया था कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। जब हम ये तुम्हारा पौधे काटना शुरू करते हैं, जब वो बन जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज़ यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब इसमें क्या होता है, या तो वो उखाड़ लिए जाते हैं, उन्हें ग्राउंड से क्लोजली काट लिया जाता है सॉरी, और उन्हें मैच्योर होने में 4 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीना लगता है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद उन्हें उखाड़ा जाता है। हार्वेस्टिंग इज आर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये सिकल है, इससे ऐसे डाल के ना यूं करके ऐसे काट लिया जाता होगा, ऐसे मार के, जो ब्लेड देख रहे हो, सिकल यूज़ होता है, या फिर इसके लिए हार्वेस्टर एक मशीन होती है, उसे यूज़ करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टेड क्रॉप में जो है तुम्हारी सीड निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गेहूं के पौधों में गेहूं तो चाहिए तुम्हें। अब ये थोड़ी तुम पूरा पौधा उखाड़ लाए हो तो पौधा ही बेचोगे मार्केट में, तुम्हें गेहूं निकालना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो गेहूं बिकेगा। तो फ्रॉम द शाफ नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। शाफ मतलब वही होता है जो जैसे वो होता है ना तुम्हारा, अब तुमने वो निकाली, अपने गेहूँ निकाल भी लिए, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ होंगी, बहुत सारा वेस्ट होगा जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो उसे शाफ बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। उस प्रोसेस को, जो शाफ को अलग करना होता है सीड से, उसको आप बोलते हो थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इन फैक्ट इज़ अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये कंबाइन नाम की जो मशीन है, ये हार्वेस्टर भी होती है, थ्रेशर भी होती है, दोनों काम करती है, ठीक है। काटती भी है और निकालती भी है, थ्रेशिंग भी करती है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन दिस क्लास 6। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे लैंड्स वाले बंदे होते हैं ना, जो ये फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, ये क्या होता है, ये छोटी सी मशीन, ये मशीन यूज़ करते हैं, विनोइंग मशीन, उससे अलग करते हैं, उससे थ्रेशिंग करते हैं। ये शायद इसमें डाल देते हैं और उससे वो चीज़ें अलग, गंदगी अलग हो जाती है, और जो हमें चाहिए होते हैं सीड्स, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस बारे में एक बार पढ़ लेंगे, बाद में गूगल से एक बार देख लेना जाके। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब स्टोरेज की बात आ रही है तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर एबल टू केप फॉर लॉन्गर टाइम। अगर अब तुम्हें क्रॉप्स को रखना है एक लंबे समय तक के लिए, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। एक तो मॉइस्चर से बचे रहना चाहिए। गेहूँ को तुम मॉइस्चर में स्टोर कर दोगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, हमें उससे बचाना है। इंसेक्ट से, कीड़ों से बचाना है, रैट से बचाना है, चूहों वगैरह से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, क्योंकि अगर इनमें ऐसा कुछ भी लगा तो वही हमारी क्रॉप सड़ गए, हमारी पूरी जो साल की मेहनत बोलो, महीनों की मेहनत बोलो, वो सब खराब हो जाती है किसान की। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। वो बोल रहे हैं अगर तुम जो अभी अभी हार्वेस्ट तुमने किए हैं पौधे या सीड्स, अगर तुम उन्हें बिना सुखाए बिल्कुल अभी अभी मतलब ऐसे स्टोरेज में डाल दोगे तो वो पक्का, एक तो अटैक होगा उन पर मॉइस्चर की वजह से, दूसरा वो खोखले हो जाएंगे, या फिर उनमें क्या होगा कि उनकी जो जर्मिनेटिंग कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो सारी क्रॉप्स हमारे सड़ जाएंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। दीज प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसलिए उन्हें स्टोर करने से पहले उन्हें बहुत तरीके से अच्छे से सन में, सूरज में सुखाया जाता है ताकि उनका मॉइस्चर सूख जाए और उन पर इंसेक्ट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई, ये सब अटैक ना करें, ठीक है। अब देखो, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये देखो उसने बोला है कि ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हो रहा है, इतने बड़े बड़े, ये देख लो, इनमें डाले जाते हैं ये सब सीड्स वगैरह। और अदरवाइज स्टोरेज ऑफ ग्रेनरीज में ये देखो, ये पूरा ऐसे गेहूं की बोरियों में ऐसे बंद करके रख दिया है। तो जूट बैग्स में भी डालते हो, मेटालिक भी। तुमने अपने घर में भी देखा होगा, तुम लोग के घर में कनस्तर वगैरह बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लोहे के होते हैं, उनमें हम गेहूँ डालते हैं पुराने ज़माने में, या तो तुमने अपने गाँव वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ डालते हैं। अब हमें तो लेकिन कम अमाउंट स्टोर करना होता है, लेकिन ये जो फार्मर्स होते हैं इनको तो बहुत सारा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो ये जनरली या तो ऐसे ग्रेनरीज में करते हैं या फिर ऐसे करते हैं,
ठीक है। सिलोज या फिर ग्रेनरीज, ये ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तुम अपनी मम्मी से पूछना है, या तुम्हें शायद पता भी होगा, जो हम कनस्तर वगैरह में वो रखते हैं ना, गेहूँ वगैरह संभाल के रखते हैं, तो उसमें हम नीम भी डालते हैं, नीम की पत्तियाँ डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो कड़वी होती है और ये सब होता है, तो उससे जो ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो नहीं आते, उसकी महक से बोलो या उसके स्वाद से बोलो या उसकी करवाहट से बोलो, वो डाले जाते हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े ग्रेनरीज में हम स्टोर करते हैं सीड्स वगैरह, क्रॉप वगैरह, अब उसमें तो तुम इतना नीम नहीं डाल सकते, उसमें सीधा केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये फूड फॉर फ्रॉम एनिमल्स देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऑब्वियसली मिल्क वगैरह हमें सब मिलता है, ये सब हमें जानवरों से मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब जैसे ये तुम बंगाल वगैरह जाओगे, तुमने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कोलकाता, बंगाल, ये सब यहाँ पे जो है तुम्हारा फ़िश, कोलकाता बंगाल इज़ द सेम थिंग, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे फ़िश बहुत खाते हैं लोग, क्योंकि कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल है पास में, तो वहाँ पे मछली बहुत खाई जाती है, ठीक है। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. हमने देखा कि इस हमने चैप्टर में क्या देखा कि प्लांट से हमें कितना कुछ मिलता है और उनके स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, सोइंग हो गया, सिलेक्शन हो गया। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर, ठीक है, एंड केयर। तो जो हम ये घर में भी जानवर पालते हैं, इनकी भी हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, इनको जगह देनी पड़ती है, इनका खाना पीने का ध्यान रखना पड़ता है, इनकी मारना उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये चीज़ का ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ होता है, मतलब बहुत बड़े तबेले होते हैं, ये सब होता है, तो इस चीज़ को आप एनिमल हस्बेंड्री बोलते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आज, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एंड आई होप तुम लोग को समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप खुद से रिवाइज़ करना एक बार चैप्टर, थोड़ा थोड़ा अपने आप से इंटरेस्ट लो। गूगल पे कुछ नहीं समझ आता तो गूगल पे चेक करो, वरना मेरी हेल्प लो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ो। और आई थिंक तुम्हें वैसे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ओके बाय।